साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज दिन है रविवार का और हम लोग एक नया एपिसोड शुरू किए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आप लोग इसका उत्तर बताते हैं। और आज इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और इसका जवाब दीजिए। तो पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन हैं? आपको जवाब देना है, महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है। और ये नाटक जो है एक ऐसे नाटककार का है जो कि युग प्रवर्तक है। जी हाँ, युग प्रवर्तक नाटककार है जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास और इन्होंने दुखनी बाला, पद्मावती, निसहाय हिंदू इनके उपन्यास भी हैं। विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूर्श्वामिनी की बात करें तो ये नाटक हैं आपके जयशंकर प्रसाद के। लेकिन मामला ये है कि भाई ये नाटक लिखा किसने है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो राधा कृष्ण के दास हैं, जो कि भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं, उन्होंने ही इस नाटक की रचना किया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णदास। ठीक है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया। अब प्रश्न नंबर 2 की बारी है। मारिस मोहि कुठाऊं, ये निबंध किसका है? तो मारिस मोहि कुठाऊं कछुआ धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात करें जो कि ऑप्शन 1 है, तो इन्होंने चिंतामणि 4 भागों में लिखा है और इनके महत्वपूर्ण निबंधों में मानस की धर्मपूर, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तुलसी का भक्ति मार्ग और साधारणीकरण इत्यादि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा राइट आंसर। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? चलिए, तो दुखनी बाला, देखिए याद रखिएगा, बाला कैसी हैं? तो बाला बहुत दुखी हैं। तो दुखनी बाला जो है नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण, हरिकृष्ण, हरिवंश राय बच्चन, किशोरीलाल गोस्वामी या श्रीधर पाठक? तो राइट आंसर आप सबको देखना है। देखिए, दुखनी बाला, तो दुख बाला क्यों दुखी हो गई? तो क्योंकि राधा कृष्ण वो आपस में प्रेम करते थे और कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से इसको जोड़ के याद कर सकते हैं। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। आपका वीडियो का जो विजिबिलिटी है थोड़ा सा कम होगा, उसको बढ़ा लीजिए। बाकी वीडियो एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपने भी उसमें भी देख लेता हूं, एकदम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार ये होता है कि आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ी-सी कम होती है, तो उसको 360 पिक्सल तक बढ़ा लीजिए, एकदम बढ़िया चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दीपमाला जी, एकदम बढ़िया चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है? बाकी लोग कमेंट करके बता दें भाई ठीक दिख रहा है कि नहीं? एकदम सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है और भी मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं, कुछ और ऐसे रचनाकार हैं जिनका अनुक्रम आपको याद होना चाहिए, उसी में से ये प्रश्न है। तो यहां आपको बताना है कि सही अनुक्रम क्या होगा। अनुक्रम यानी कि रचना काल के आधार पर, रचना काल के आधार पर।
तो देखिए इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है, मतीराम की रचनाओं का एक ट्रिक है, जिसको हम देखते हैं। तो यहां पर इसका ट्रिक बनता है लला लला विलास, लला विलास का निर्णय न करो विनोद मारेगा। ये इसका ट्रिक है। क्या है? लला विलास का निर्णय न करो विनोद मारेगा, यानी कि लला का मतलब हो गया ललित ललाम, विलास का मतलब भाव विलास, और फिर उसके बाद श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। इसमें कई लोगों की रचनाएं हैं, ठीक है, कई लोगों की रचनाएं हैं। अब आप सबका जो होमवर्क है वो क्या है, आप लोग लिखेंगे कि किस रचना की डेट क्या है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि किस रचना की डेट क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आज तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी या परमानंद दास? तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले परमानंद दास को रखा है, फिर चतुर्भुज दास को, फिर छीत स्वामी को, फिर गोविंद स्वामी को स्थान दिया है। ठीक है, तो यह इनका क्रम है, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो पांचवी का डी इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? तो यहां पर कविता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रसात्मकता के बोध के विविध रूप, मानस की धर्मभूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र। यहां पर बताना है कि सैद्धांतिक समीक्षा कौन सी नहीं है। तो सैद्धांतिक समीक्षा नहीं है यहां पर मानस की धर्म भूमि, ये कोई सैद्धांतिक समीक्षा नहीं है। इसके अलावा जो साहित्य के सिद्धांत हैं, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मकता के विविध रूप और कविता क्या है, इन सब में साहित्य और काव्यशास्त्र के आधार पर सिद्धांतों का अनुरूप किया गया है। कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? ठीक है, यहां आपको बताना है कुकुरमुत्ता किसकी कृति है। निराला, जायसी, अज्ञे। कुकुरमुत्ता की बात करें तो ये 1941 में लिखा गया एक व्यंग कविता है, व्यंग कविता है। और व्यंग कविता किससे प्रभावित है? तो ये प्रगतिवाद से या प्रगतिवाद से प्रभावित है, यानी कि यह कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। कविता किससे प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। कविता का नाम क्या है? तो नाम है कुकुरमुत्ता। ये पंक्तियां खूब चर्चित रहती हैं। अबे सुनबे गुलाब, भूल नहीं पाई खुशबू रंगो आप। यहां पर कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के माध्यम से करारा व्यंग किया है। अनामिका, परिमल, गीतिका, सांध्यकाकली, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, तुलसीदास इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले रचनाकार की तरफ बढ़ें। कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में। केदारनाथ सिंह में और केदारनाथ अग्रवाल में कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन को चलिए भगाते हैं दूर। कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, मांझी न बजाओ बंसी, पांचाली या बसंती हवा। यहां पर एक रचना है पांचाली। पांचाली जो है ये किसका है? तो आपको यह भी बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं,
एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो ऐसे व्यक्ति का उपन्यासकार है जो इतिहासकार है, उपन्यासकार नहीं है। कौन है ऐसे? बच्चन सिंह है। ठीक है, बच्चन सिंह है। ठीक है, तो किसका है ये? बच्चन सिंह का उपन्यास है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में युग की गंगा, पंख और पतवार, गुलमेहंदी, बोल बोल अबोल, जमुन जल, तुम और अपूर्वा ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं, रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। यह पंक्तियां किसकी हैं? दिनकर, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन की। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। दरअसल ये जो पंक्तियां हैं ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कवि की हैं, जिनकी एक कृति की वजह से ही ये साहित्य में आम जन तक पहुंच जाते हैं। कविता का नाम है, काव्य पंक्ति का नाम है, आप सब जानते होंगे काव्य पंक्ति का नाम क्या है? तो काव्य पंक्ति का नाम है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। कैसे याद रहेगा? साला बाला कलश के नाम से याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? साला बाला कलश के नाम से याद रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। किंतु पाऊंगा नहीं कर अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रोकूं मैं आज लहरों के निमंत्रण। तो यहां पर इन्होंने मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशान, निमंत्रण, दो चट्टाने इत्यादि महत्वपूर्ण लिखा है। तो यह हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाएगी। असुवन जल सींच सींच प्रेमी बेली बोई, यह किसकी पंक्ति है? असुवन, असुवन जल सींच सींच प्रेम, प्रेम बेली बोई, यह किसकी पंक्ति है? रसखान की, सूरदास की, मीरा की और रहीम की। देखिए बहुत ही चर्चित पंक्ति है। अगर बात करें तो इसमें आपको एक व्यक्ति ऐसा लगेगा जो अपने दुख से रो रहा है, यानी कि खुद वो विरह में है। तो रसखान है नहीं, सूर है नहीं, रहीम है नहीं, मीराबाई है जो कि एक संत कवयित्री है लेकिन सगुण कवयित्री है। इसके साथ साथ ये संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत भी आती हैं। गुरु मिलया रैदास जो दीन ही ज्ञात की गुटकी। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना था। मीरा कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी जो अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करती हैं। डाके सिर मोर मुकुट मोरे पति होई। इनकी रचनाओं में नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, सोठा के पद, मीराबाई का मलार और गरबा इत्यादि बहुत चर्चित है। तो मीराबाई इसका सही उत्तर होंगी। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? तो देखिए हम बात करेंगे कुबेरनाथ, रामकुमार, उषा प्रियंवदा और विद्यानिवास मिश्र की। यहां एक ऐसे निबंधकार हैं जिनका नाम है कुबेरनाथ राय। तो वह उपन्यास वह निबंध जिसमें आपको दो चीजें एक साथ मिल जाती, वह निबंध जिसमें दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं। क्या क्या मिल जाता है? एक तो आपको इसमें काव्य का रस मिल जाएगा और इसमें गद्य का भी रस मिल जाएगा। तो जिसमें गद्य और काव्य दोनों का रस एक साथ मिल जाता है, इस तरह के निबंधों को हम क्या कहते हैं? ललित निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ललित निबंध कहते हैं। तो साथियों ललित निबंध जिसमें गद्य का भी रस मिल जाए, जिसमें काव्य का भी रस मिल जाए, तो यहाँ प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुबेरनाथ राय का हो जाएगा। तो रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट आदि है। इनकी एक रचना खूब पूछी जाती है, महाकवि की तर्जनी। क्या पूछा जाता है? महाकवि की तर्जनी। देखिए अगर कहीं भी महाकवि आता है या कवि आता है तो रचना महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसी एक रचना कमेंट करके आपको बताना है, कवि की प्रेयसी किसकी रचना है? रचना का नाम है कवि की प्रेयसी। तो कवि की प्रेयसी इस तरह से आता है, किस विधा की रचना है, किस तरह की रचना है? वैसे यहां आया है महाकवि की तर्जनी। तो महाकवि जो होता है अपनी तर्जनी में एक आभूषण पहनता है और आभूषण धन इत्यादि किसके पास होता है? वो कुबेर के पास होता है। कैसे याद रहेगा? महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने रचना की विधा है। आपको बताना है कि यह किस विधा की रचना है। तो विधा की बात करें तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर यात्रा लिखा हुआ है तो ये यात्रा साहित्य है। घुमक्कड़ त्रयी में भी इनका प्रमुख स्थान है राहुल सांकृत्यायन का। इन्होंने तिब्बत में 7 सवा
वर्ष चीन क्या देखा, घुमक्कड़ शास्त्र इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाओं को इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है। देखिए इस प्रश्न से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इस पंक्ति से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो इस पंक्ति से दो तीन चीजें पूछी जाती हैं साथियों, समझ लीजिएगा। इससे पूछा जाता है कि किस अलंकार की पंक्तियां हैं, इसमें रस कौन सा है। तो बीती विभावरी जागरी, ये जो पंक्ति है यह किससे है, तो इनकी एक रचना है लहर, एक रचना इनकी कौन सी है, लहर है। ठीक है, और लहर में कुछ और पंक्तियां भी हैं, जैसे उठ उठ गिर गिर फिर आती है सागर संगम, अरुण नील आंखों में अलख जगाने को, वाह रे वह अधीर यौवन। इस तरह की कई पंक्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी जो लहर से हैं। तो बीती विभावरी जागरी, उम्बर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। यहां देखिए अंबर भी है, पनघट भी है। पनघट में क्या होता है, पानी, लहर किससे बनता है, पानी से बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा किससे है, तो यह पनघट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रांगे राघव का रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज मैंने बताया था विश्व युद्ध के समय इस विधा का जन्म होता है, और किसी पत्रकारिता को साहित्यिक रूप देने के लिए इस विधा का जन्म हुआ था। तो रांगे राघव का यहाँ पर रिपोर्ताज पूछा गया है। तो यहाँ पर अच्छा, तो कौन सा रांगे राघव का रिपोर्ताज है, रिपोर्ताज आपसे पूछा गया है तूफानों के बीच। ध्यान रखिएगा, तो राघव जो थे वो तूफानों के बीच में फंस गए थे जब उनको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर का है, और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्ताज है। रिपोर्ट जितनी विधाएं बहुत छोटी हैं, बहुत कम है, उनसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रिपोर्ताज से प्रश्न पूछे जाएंगे आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, ये बहुत छोटी छोटी विधाएं, मतलब कम प्रश्न इस पे आते हैं, लेकिन सभी के सभी तथ्य इसके महत्वपूर्ण होते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम एक और नाम क्या है, तो यहां आपको बताना है कि तीसरी कसम को और किस नाम से जाना गया। तो यहां पर बहुत सारी कहानियों में इनके उर्फ लगाया जाता है। तीसरी कसम की सेट उर्फ मारे गए गुलफाम, क्या है, मारे गए गुलफाम। तो नामकरण, दो नामकरण जो है इनकी रचनाओं में मिलता है, कई रचनाओं में। यहां पर फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानियां है उसमें रसप्रिया, ठेस, आदिम रात की महक, पहलवान की ढोलक, लालपान की बेगम, तीन बिंदिया, अक्ल और भैंस, अग्निखोर इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है। राजा नरमसिया आप जानते हैं ये किसका है, ये कमलेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य किसका है, यह चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। यह 12वीं सदी का एक महत्वपूर्ण है। इसमें संस्करणों की बात करें तो बृहद संस्करण, मध्यम संस्करण और लघु संस्करण तीन, और एक लघुत्तम संस्करण, कुल मिला के 4 प्रकार के संस्करण पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि कहा जाता है। यह सिद्धांत दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेफा की एक शाम किसकी नाट्य कृति है। बहुत चर्चित रचना है नेफा की एक शाम। हम बात करते हैं तो यहां पर एक नाम आपको मिलेगा ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। किसका है, देखिए शाम में हर व्यक्ति क्या करता है, बड़ा अग्नि जलाने का काम करता है कि चलिए अग्नि जला लें, खाना वाना बना लें और कुछ चाय वाय बना लें। तो यहां पर नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नाट्यकृति है जो भारत और चीन संघर्ष पर आधारित है। इसको जरूर याद रखिएगा, किस पर आधारित है, तो भारत और चीन संघर्ष पर, भारत और चीन संघर्ष पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो भारत और चीन संघर्ष पर आधारित है, बहुत चर्चित रचना है। इसके अलावा बात करें तो वतन की आबरू, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, दंगा और इतवार जिंदाबाद, माटी जागरी इत्यादि भी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। देवकी नंदन खत्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने सबसे पहले इसको नाम दिया था।
पुरानी हिंदी का नाम दिया। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया। गुलेरी जी इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत है। यहां पर सराफत नहीं है, शरीयत होना चाहिए, यहां पर सराफत ऑप्शन में दिया है। तो 19 का सी राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब से प्रारंभ किया? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन प्रारंभ किया। 1920 तक इसका प्रकाशन करते रहे। देखिए, मैंने इसी एपिसोड वाले वीडियो में बताया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कितने लोग हैं, उसको जरूर जाके देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताया था। अब यहां बात करते हैं कि इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। इसका प्रकाशन कहां से होता है? इलाहाबाद से होता है। श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्रीनारायण चतुर्वेदी इसके संपादकों में रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1903 इलाहाबाद से। अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता, त्योरा, रस, कवित्व, परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता, त्योर, रस, कवित्व, परिपक्वता, जाने रसिक न और। यह जो है किसका है? ये भिखारी दास का है। और इसमें इन्होंने क्या किया है? काव्य रसिक को परिभाषित किया है। किसने? भिखारी दास ने काव्य के रसिक, जो काव्य का रसिक होता है वो कैसे होता है, उसको उन्होंने परिभाषित किया है। राइट आंसर हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा। तो मुकुट भीग रहा है तो क्या करें? मुकुट भीग रहा है तो क्या करें? मुकुट भीग रहा है तो आप ऐसी विद्या सीखिए जिससे पानी को बरसना बंद कर दीजिए, मुकुट भीगना बंद हो जाएगा। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का है, ध्यान रखिएगा। हेलो हेलो, चलिए, विद्यानिवास मिश्र का है ये। तो विद्यानिवास मिश्र की और रचनाओं में देखें। हेलो, विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र की बात करें तो इन्होंने परंपरा, बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, भ्रमरानंद, ये किसके निबंध हैं? विद्यानिवास मिश्र के हैं। अंगद की नियति, तमाल के झरोखे से इत्यादि महत्वपूर्ण निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। एक निबंध में आपके लिए दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सा है। घने नीम तरुतले, घने नीम तरुतले, घने नीम तरुतले किसका रचना है, किसका निबंध है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए। घने नीम तरुतले, यह किसका? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताना है आपको घने नीम तरुतले। इसके बाद अगले रचना पर चलेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? बात करते हैं रासो काव्य में। रासो काव्य में भी उस रासो काव्य की बात करना है जो विरह की प्रधानता को लेकर आता है। किसमें विरह की प्रधानता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो हो जाएगा। किस तरह का? बीसल रासो नरपति नाल की रचना है, 12वीं सदी का विरह प्रधान रासो काव्य है। इसमें परमाल नरेश की भोज, नरेश जो है भोज परमार की पुत्री राजमती और बीसल देव की कथा का वर्णन मिलता है। परमाल रासो 12वीं सदी और पृथ्वीराज रासो जो है वह वीर गाथात्मक रचना है। तो ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वीराज रासो में वीर रास है, वीर गाथात्मक है और ये इस तरह की रचना है। चलिए, कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? इसमें आता है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक,
शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या अमृत राय? यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? आपको इसमें ढूंढना कि मार्क्सवादी समीक्षक कौन नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा विजेंद्र स्नातक मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय मार्क्सवादी समीक्षक है। विजेंद्र स्नातक जो है ये बहुत बड़े राइटर हैं, 26 पुस्तकों की रचना इन्होंने किया है। और राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत इनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि इनका शोध प्रबंध था। तो राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र स्नातक। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? यह किस नाटक की पंक्ति है? तो बात कर लेते हैं ये नाटक किसका है। तो ये नाटक है आपके स्कंदगुप्त का। किसका नाटक है? तो ये स्कंदगुप्त का नाटक है। और स्कंदगुप्त नाटक के कुछ और पंक्तियां हैं जो खूब पूछी जाती हैं। उतरोगे कब भूभार, घने प्रेम तरुतले, देवसेना का है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते की कभी उबारोगे। स्कंदगुप्त नाटक की बात करें तो इसमें कुल 5 अंक हैं। इसके पात्र भी पूछे जाते हैं, जैसे स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और पर्णदत्त, चक्रपालित, भीमवर्मा, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, मुदगल, देवकी आनंद देवी, विजया, देवसेना, कमला, रामा इत्यादि कई महत्वपूर्ण पात्र हैं। वैसे सभी इनके जो नाटक हैं सबकी कथा आपको मालूम होनी चाहिए, सबके पात्र आपको मालूम होने चाहिए। ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तो आपको जो सबसे खतरनाक लग रहा हो वही इनका प्रथम कहानी संग्रह है। तो फांसी इनकी प्रथम कहानी संग्रह है, ठीक है, जिसमें वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब, जयसंधि इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। तो फांसी इनका पहला कहानी संग्रह है। गोरी गदकारी पर हंसत कपलन उगाड़, कैसी लसित गवार यह सुन किरण की आड़। चलिए, गोरी गद करी पर हंसत कपलन उगाड़, ओ कैसे लसती गवारी यह सुन किरवा की आड़ी। अब देखिए, गाड़ी मतलब जो कपोलन गाड़ी का मतलब है कि जैसे वो उसको क्या कहते हैं, डिंपल बन जाते हैं गाल में। तो जो मुस्कुराती है तो उसके डिंपल गालों में बन जाते हैं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? नायक के सौंदर्य का वर्णन है, नायिका की मूर्खता का वर्णन है, विरह का वर्णन है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। तो चलिए देखते हैं किसका वर्णन है। स्वाभाविक है कि इसमें गोरी गदकरी परे हंसत कपलन गाड़ी, कैसे लासत गंवारी सुन क्रवन की आड़ी। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसके गालों का वर्णन किया गया है। जब वो हंसती है तो किस प्रकार से उसका सौंदर्य उभर कर आ जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। राते कमल करही अली भावा, घूम ही माती चहई अपसावा। ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखिए तो इसकी भाषा में वाह है, जैसे कहते नहीं का भैया कहां गए, आवा आवा का होत बा। तो अवधि भाषा है आवा ना। आइए को क्या कहते हैं? भवा, भवा कहन का भहो, का भवा। तो ये अवधि है। तो देखिए अवधि में कौन लिखा है? तुलसी लिखे और जायसी लिखे हैं। अब इसमें भी साहित्यिक अवधि में तुलसी लिखा है, ठेठ अवधि में जायसी ने लिखा है। तो ये ठेठ अवधि में है। नैन बाक सरी पूजा न को मानस रोग दक, उलथाई दो राते कवल करही अली भवा, घूम ही मति चहई अपसवा। ये पद्मावत से है, ठीक है। तो पद्मावत से है, जायसी की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषि महाभटमानी। और पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, और चहत उड़ावन फूकी पहारू। ये 21 समय का वर्णन है। ये ऐसे समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी जाते हैं और एक झटके में धनुष को तोड़ देते हैं और सूरवीर ब्राह्मण, क्या नाम है उनका, परशुराम आ जाते हैं और उनसे बहस होती है लक्ष्मण से। तो राम लक्ष्मण संवाद हो रहा है। भरत, तो इसमें संवाद किसका ये पूछा गया है। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषि महाभटमानी।
पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ऐसा लगता है कि जैसे फूक मार के पहाड़ उड़ा दोगे। तो यहां पर क्या है, परशुराम लक्ष्मण के बीच का संवाद है और ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। परशुराम लक्ष्मण का संवाद है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयत अधिनारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आधा सहज कुछ आधा कटोरा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो देखिए यहां पर ये विद्यापति पदावली की पंक्ति है। विद्यापति लिखते कृष्ण काव्य पर हैं, लेकिन मुख्यतः ये शैव धारा के कवि हैं। और इसमें जय जय शंकर जय त्रिपुरारी जय अवध, तो यहां पर ये पंक्तियां पदावली से ली गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है। देखिए रीतिबद्ध का मतलब होता है, तीन धाराओं में इसको बांट दिया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा वो है जिसने जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा और उन लक्षण ग्रंथों की परिभाषा के आधार पर उदाहरण स्वरूप कुछ काव्य रचना भी की, वो रीतिबद्ध हो गया। ठीक है। रीति सिद्ध, जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उन लक्षण ग्रंथों के उदाहरण केवल लिखे, वो रीति सिद्ध कहलाए। जिसने तो लक्षण ग्रंथ लिखा, ना ही लक्षण ग्रंथों के अनुसार कोई उदाहरण ही लिखे, ऐसे रचनाकारों को रीति मुक्त कहा जाता है। तो रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, भिखारी दास और पद्माकर। रीति सिद्ध में बिहारी लाल और रीति मुक्त में शेख आलम, घरानंद ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। आपको बताना है कि बिहारी को बच्चन सिंह किसके अंतर्गत रखते हैं। आप सबको बताना है कि बिहारी को बच्चन सिंह किस धारा के अंतर्गत रखते हैं। जितने लोग सही जवाब देंगे उनको मैं एक एक रसगुल्ला यहां से तुरंत कुरियर करवा दूंगा। अगर कोई सही जवाब दे दिया तो बिहारी को बच्चन सिंह किस धारा के अंतर्गत रखते हैं? अगर 30 सेकंड के अंदर कोई सही जवाब दे देगा, चलिए। तो यहां अरुणदीप जी ने एकदम सही जवाब दे दिया है। वो इनको क्लासिकल के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहारी को वो रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध नहीं रखते, उनको क्लासिकल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये इनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका रसगुल्ला पार्सल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहां है कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है। तो राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा क्या? बी, गरन बोधा आलम ठाकुर। ठीक है, तो यहां पर कौन हो जाएंगे आपके? शेख आलम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल चंद ग्वाल बिजाबड़ भाषा, दुह ना ही लग गई दुज्जन हासा। चलिए फटाफट बताइए इसके राइट आंसर क्या होगा। बाल चंद ग्वाल बिजई भाषा, दुह नहीं लगे दुज्जन हासा, ये किसकी है? तो ये भी किसकी है? विद्यापति की ही रचना है। और विद्यापति की कहां से ली गई पंक्ति है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कीर्तिलता से ली गई पंक्ति है। कहां से ली गई है? कीर्तिलता से ली गई पंक्तियां हैं। तो कई बार रचना का भी नाम पूछ लेता है कि किस रचना से संबद्ध है। ठीक है, चलिए। अरे भैया हम सब देखते रहते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि हम कमेंट नहीं देख रहे, हम सब देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण बस जाती। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां देखिए यहां पर आप देखें तो मधुर राग बन विश्व सुलाती, एक देखिए प्रकृति अगर कहीं पर आपको नजर आती है तो पहले नजर में तो आप सोचिए कि ये छायावाद की हो सकती है। कभी अगर ना तुक्का मारना हो तो अगर बात करें तो छायावादी कवियत्री हैं महादेवी वर्मा, उनकी है। इन्होंने लिखा है रश्मि निहार रश्मि नीरजा, दीप सिघा सांगीत यामा सप्तपर्णा, ये इनकी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये बौद्ध दुखवाद से प्रभावित कवियत्री हैं और छायावाद में प्रमुख आधार स्तंभ है। कृष्णदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास ये किसके शिष्य थे? तो यहां आपको बताना है कृष्णदास किसके शिष्य थे। तो ये आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। भगवान की भक्ति गुणगान हेतु विठलनाथ ने 1565 में छाप की स्थापना की, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है उसमें विठलनाथ के शिष्य थे। तो इसका एक ट्रिक है कि कुसूर परम कृष्ण का है, कुसूर परम कृष्ण का है कि वो
नंद के छत पर गाय चराने गए। कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए, तो कुसूर परम कृष्ण का है, शुरू में वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। नंद के छत पर गाय चराने गए, ये विठलनाथ के शिष्य हो गए। तो यहां बात करें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, ये किससे हो जाते हैं? वल्लभाचार्य से हो जाते हैं। और कृष्णदास विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हो जाते हैं। तो कृष्णदास किसके शिष्य थे? ये तो आपको आंसर मिल गया होगा, वल्लभाचार्य द राइट आंसर। चलिए अगला है, उस्मान ने जहांगीर के शासन काल में कौन सी पुस्तक लिखी? चलिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है। उस्मान ने जहांगीर के शासन काल में कौन सी पुस्तक लिखी? तो यहां देखते हैं ज्ञान, ये देखिए यहां पर एक है, उसने चित्र बनाया। ठीक है, क्या किया उसने? उस्मान ने चित्र बनाया, उसने चित्र बनाया या उसने चित्र को देखा। तो यहां पर उस्मान ने चित्र बनाया या उसने चित्र देखा या उसने चित्र दिखाया, तो उस्मान चित्रावली राइट आंसर। युग की गंगा नामक संग्रह में क्या वर्णन है? बताइए। युग की गंगा, यह केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह है। आजादी से पहले 1947 में प्रकाशित हुआ था। इसमें यथार्थवादी रचनाएं हैं, जनगीत है। इसमें फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोल बोल अबोल, जमुन जल तुम, अपूर्वा इत्यादि है। और अपूर्वा की बात करें तो 1986 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्वा। राइट आंसर हो जाएगा क्या? अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब बात करेंगे कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत हैं। यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत इसमें लिखे गए हैं। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। तो कवित्र रत्नाकर, देखिए कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की है। रीतिकाल में ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसका वर्णन किया है? किसका वर्णन किया है? राम काव्य का। तो राम काव्य का वर्णन अगर आपको देखना है रीतिकाल में, तो वो सेनापति के यहां आपको मिल जाएगा। कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। कवित्र रत्नाकर का रचना काल 1649 है। इसमें 5 शीर्षक अथवा 5 अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधियों के कवि माने जाते हैं। काव्य, कल्प द्रुम और कवित्र रत्नाकर इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है? किसको उन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया है? तो इसके पहले जो शास्त्रीय आधार पर रस का विवेचन हुआ था, रामचंद्र शुक्ल ने रस विवेचन को कौन सा आधार दिया? तो रस विवेचन को इन्होंने कौन सा आधार दिया? तो वैज्ञानिक आधार दिया। ठीक है, रस शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम एक प्रकार का ये पंक्ति है, ये कहां से ली गई है? साहित्य दर्पण से ली गई है। जयशंकर प्रसाद रचित जन्मेजय का नागयज्ञ किस काल में लिखा गया, यानी कि किस डेट पर लिखा गया? तो जन्मेजय का नागयज्ञ, इन रचनाओं की बात करें तो प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में कानन कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां बात करें 1926 में जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो 1926 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? देखिए पद्मावत जो रचना है वो प्रतीकों के माध्यम से लिखी गई है। ये सूफीज्म दर्शन पर है, तसव्वुफ इसमें रखा गया है। तो पद्मावत की बात करें तो इसमें जो है तन चित्तौड़ का, मन राजा का, रतन सिंह हृदय का। ठीक है, मन जो है राजा रतन सिंह का, हृदय सिंघल द्वीप है। शैतान राघव चेदन, बुद्धि पद्मावती, माया अलाउद्दीन, गुरु हीरामन तोता, दुनिया धंधा नागमती, ये है। ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखिएगा। इसमें कितने खंड हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पद्मावत में कितने खंड हैं। आप सब बताइए 57 खंड हैं या 58 खंड हैं? पद्मावत में कितने खंड हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए
फटाफट बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा किसमें 57 खंड है। पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? तो आप सब जान चुके हैं किसका प्रतीक है। पद्मावत को शुक्ल ने क्या कहा है? पद्मावत को शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। क्या कहा है? समासोक्ति काव्य कहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि यह समासोक्ति काव्य क्या है? प्रश्न क्या उठता है कि यह समासोक्ति काव्य क्या है? और इसमें जो सारे प्रतीक हैं, प्रतीक भी आपको याद रखने हैं। चलिए बताइए। दरअसल समासोक्ति एक प्रकार का अलंकार है। समासोक्ति क्या है? एक प्रकार का अलंकार होता है। और ये समासोक्ति अलंकार होता कहां है? तो जहां पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जहां पर समास और उक्ति मिलकर बनता है, ठीक है, तो यहां पर समासोक्ति अलंकार की अगर बात करें तो बड़ो डील लख पील को सबन तज्जो बन थान और धनी सर जा तू जगत में ताको हरियो गुमान मिलहु सखी हम तहवा जाही और जह जाई पुनिया उब नाही सातु समुद्र पार वह दोसा कितरे मिलन कित अब संदेशा। पद्मावती ससुराल जाने के लिए उद्यत हैं और वो किसी मानव के परलोक जाने पर भी, देखिए दो अर्थ जहां पर दो अर्थ हो वहां पर इस प्रकार का अर्थ हो। तो एक तो इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है, एक लौकिक अर्थ होता है। तो जहां पर भी दो दो अर्थ मिले उसको समासोक्ति काव्य कहते हैं। तो यहां पर पद्मावत की बात करें तो पद्मावत काव्य में जो भी आपको मिलेगा उसके आप दो दो अर्थ निकाल सकते हैं। क्या अर्थ निकाल सकते हैं? एक इसका लौकिक अर्थ निकाल सकते हैं और एक इसका आध्यात्मिक अर्थ निकाल सकते हैं। तो दो अर्थ निकलने के कारण ही साथियों इसको रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, कटरा बियाजू, मोहब्बत के सिवा, संतोष के दिन, नीम का पेड़। कब तक पुकारू की बात करें तो रांगे राघव का है। ठीक है, कब तक पुकारू रांगे राघव का है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, तमस भीष्म साहनी का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा गांव। आप सबको कमेंट करके बताना है कि आधा गांव में किस गांव की कथा है। आधा गांव में किस गांव की कथा है ये आपको कमेंट करके बताना है। आधा गांव में किस गांव की कथा है? जो कमेंट करके बता देगा उसके यहां फिर से एक रसगुल्ला मैं डिलीवर करने वाला हूं। अरुणदीप के यहां जो है एक रसगुल्ला डिलीवर कर दिया गया है, जल्दी इनको मिल जाएगा। आप लोग अगर अपना रसगुल्ला जीतना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आधा गांव में किस गांव की कथा है। चलिए 30 सेकंड आपके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए कोई पहले ही जवाब दिया, गाजीपुर के गंगोली गांव का। चलिए इन्होंने दे दिया है गंगोली गांव, तो इनको भाई रसगुल्ला भेज दिया जाएगा। इनका क्या नाम है? सुमन कुमारी। चलिए आज की विनर है दूसरा रसगुल्ला सुमन कुमारी। ठीक है, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्राह्मणे ही म जानम ही भेऊ एवई पिढ़ऊ एचउबेऊ माटी पाड़ी कुछ लई पढ़ंत घर ही बड़सी अग्गी हुड़ंत। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऐसा लगता है जैसे गाली दी जा रही है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये जैसे गाली दी जा रही है। भैया कौन दे रहा है? यहां हम बात करेंगे तो रैदास तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते नहीं, कबीरदास नहीं करते, गोरखनाथ नहीं करते। एक ऐसे सराहपा हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काव्य पंक्तियां सराहपा की हैं। सराहपा के प्रमुख स्थान है सिद्ध कवियों में। इनके द्वारा 21 ग्रंथों की रचना की गई है जिसमें डोम्ब गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीप को देश प्रमुख रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सराहपात। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1936 में। प्रेमचंद का पहला उपन्यास 1900 कब आता है? 18 में। और आखिरी कब आता है? 1936 में। प्रेमचंद की आखिरी कहानी कब आती है? 1936 में आती है। दोनों आपको याद रखना है। गोदान जो है अंतिम उपन्यास है, कृषक जीवन की महागाथा इसमें है। इसकी तुलना टालस्टाय के वॉर एंड पीस और गोरकी के मदर से की जाती है। ध्यान रखिएगा।
वार एंड पीस, ये किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की है। और गोरकी की रचना मदर। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके उपन्यास की तुलना किससे की जाती है, तो वॉर एंड पीस से की जाती है। किसका है? तो वॉर एंड पीस टॉलस्टॉय का है। और गोरकी के मदर से इनके उपन्यास गोदान की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था, वे कौन थे? चलिए, ये तो और अच्छा प्रश्न है। कौन थे भैया? तो दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी काम किया है। इनका नाम है संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। इन्हें हिंदी के कई पुरस्कार भी मिले हैं। समाजवादी पुस्तक इन्होंने मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। निबंध स्फुट भी इनका रचना है। तो यहां पर इनका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जहि चितवत एक बार। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुकी झुकी परत जहि चितवत एक बार। यह पंक्ति किसकी है? रसलीन के द्वारा लिखी गई है। सैयद गुलाम नबी इनका नाम था। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में अंग दर्पण और रस प्रबोध हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा मतिराम नहीं रसलीन। राइट आंसर सी रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभव साकार, यह पंक्ति किस कवि की है? चलिए बताइए किस कवि की है भैया। तो यहां बात करते हैं, तो कुसुम कानन, कानन कुसुम एक रचना है, यहां उल्टा कर दीजिए तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। अब यहां बात करें तो और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल दुकुला अंग, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना पूर्ति, पहली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान। तो बात करते हैं यहां पर जयशंकर प्रसाद की। ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली की बात कर लेते हैं साथियों। तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली तीन बोलियां आ जाती हैं। तो कुमाऊनी आ जाती है, गढ़वाली आ जाती है, नेपाली आ जाती है, लेकिन बुंदेली नहीं आती। तो एबीसी अवधी बुंदेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का भी। 48 नंबर, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? बताना है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो राइट आंसर बात करें तो देखिए, भगवती के चरण में अगर कोई जाता है तो क्या करता है? सब ही नचावत राम गोसाई। तो उनके यहां सब नाचते हुए जाते हैं। कैसे जाते हैं? नाचते हुए जाते हैं। चलिए, तो सब ही नचावत राम गोसाई, तो भगवती चरण वर्मा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र वा फिर नहीं आई। तो ये रचना देखिए कैसे याद रखेंगे। भगवती के यहां अगर आप दर्शन करने जाते हैं, कब जाते हैं? जब आपके घर में पतन होता है, ठीक है, और फिर आप भगवान का चित्रलेखा आप अपने घर में लगाते हैं, 3 वर्ष तक प्रसाद बांटते हैं, और फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से आखिरी दांव लगाकर अपने खिलौने जाते हैं लेकर, और भूले बिसरे चित्र भी लेकर चले जाते हैं, और देवी मैया कहती हैं वह फिर नहीं आई। तो इस तरीके से जब आप किसी के यहां दर्शन करने जाते हैं, धूमिल होगा। किसका धूमिल होगा भाई? सुमन जी। चलिए, तो बात करते हैं सबही नचावत राम गोसाई। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबही नचावत राम गोसाई। तो राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? प्रकृति और पुरुष, बंधन और जिज्ञासा, बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर। बहुत चर्चित प्रश्न। बात करें शेखर एक जीवनी की, तो यहां पर इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ। अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव को मनोवैज्ञानिक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। तो यहां पर शेखर एक जीवनी पर किसका प्रभाव है, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो जो क्रिस्थोप का प्रभाव है, ठीक है। रोम्या रोल की पुस्तक
ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव है, कई बार पूछा गया है किनकी रचना पर किसका प्रभाव है, तो ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव है, जो रोमिया रोल की पुस्तक है। चलिए, तो यहां बात करना है 49 नंबर के प्रश्न में, तो बंधन और जिज्ञासा, बीज और अंकुर, ऊषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, ये खंड हैं जबकि ये खंड नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? बात करें तो यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा रचना है 1932 की। किसकी है? 1932 की है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और इनकी और रचनाएं देखें तो साकेत, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर रंग में भंग और हिडिंबा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आप सबको बताना है कि पंचवटी रचना किसकी है, पंचवटी रचना किसकी है और किस विधा की रचना है, ये कमेंट करके बताना है। इस पर भी एक रसगुल्ला फ्री है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके और जवाब बताकर आप एक रसगुल्ला जीत सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर सही जवाब देना होता है रसगुल्ला जीतने के लिए। पंचवटी प्रसंग की बात की गई है, पंचवटी प्रसंग की बात की गई है, किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। चलिए, तो आज प्रमोद कुमार जी ने जवाब दिया है गुप्त, नहीं, चलिए, तो भैया यहां पर पंचवटी प्रसंग को आपको बताना है किसकी रचना है, पंचवटी प्रसंग किसकी रचना और किस विधा की रचना है। पंचवटी मैथिली, पंचवटी प्रसंग निराला। ठीक है, अरुणदीप जी ने फिर से एक बार सही उत्तर दिया है, तो आज ये 2 रसगुल्ला जीत चुके हैं। चलिए, 2 रसगुल्ला के लिए आपको बधाई हो, खाइए, मस्त रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हरि घाटी किसका यात्रा वृत्त है? चलिए, हरि घाटी किसका यात्रा वृत्त है, तो बात करते हैं हरि घाटी को 1936 में रघुवंश का यात्रा वृत्त है। छाया तप, अर्थहीन, तंतुजाल, वह अलग व्यक्ति, वह यह जो अनिवार्य, मानव पुत्र ईसा इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो डॉक्टर रघुवंश इज द राइट आंसर। राहुल सांकृत्याय ने हमीर रासों को किस कवि की रचना माना है? देखिए, बहुत चर्चित प्रश्न है। तो राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने जज्जल नामक कवि की रचना माना है कि हमीर रासो किसकी रचना है, तो यह जज्जल नामक कवि की रचना है। नेक्स्ट, इसमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? बताना है इसमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है। पद्माभरण, शिवराज भूषण, जगत विनोद और रसिक प्रिया। शिवराज भूषण का लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकार का उन्होंने बयान दिया है। विद्वानों ने इसके 6 ग्रंथ माने हैं, शिवराज भूषण, शिवबामनी, छत्रसाल रसक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास। इसमें इनके प्रथम 3 ग्रंथ जो है वो उपलब्ध है, जबकि पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर की है और रसिक प्रिया केशवदास की कृति है। तो बात करते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शिवराज भूषण इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठेले पे हिमालय किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, विवेकी राय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भैया तो आप बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल भी है। ठंडा लोहा, 7 गीतवर, सूरत का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, नदी प्यासी थी, अंधायुग, नीली झील और आवाज नीलम, ये इनकी रचनाएं हैं। यहां आपको आज बताना है, कमेंट करके देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। यहां पर आपको बताना है गुनाहों का देवता की हीरोइन कौन है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता की हीरोइन कौन है, यानी कि नायिका कौन है, और इस पर आपको मिलेगा एक रसगुल्ला फ्री। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, रसगुल्ला लेना है, गुनाहों का देवता की नायिका बताना है। ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित है, तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। इन्हीं की रचना है गुनाहों का देवता, जो कि उपन्यास है। और यहां पर अरुणदीप जी ने फिर से एक बार रसगुल्ला प्राप्त किया है, नायक चंद्र सुधा नायिका। बहुत अच्छा सही सवाल है और सही जवाब है। मजा आ गया भाई, आपने आज 3 रसगुल्ले आपने तरफ खींच लिए हैं। चलिए, 3 रसगुल्ले आपको जल्दी ही डिलीवर किए जाएंगे। रसी बता दीजिएगा कि रसी वाला चाहिए ज्यादा कि सूखा वाला चाहिए, व्हाइट चाहिए कि आपको। ये 3 रसगुल्ले हैं, जल्दी आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो यहाँ धारा 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में एक मत निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और यहाँ एक चीज और जोड़ी गई है, वो क्या है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन अंकों का जो रूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय अंक होंगे। किस तरह के अंकों का प्रयोग किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय यानी कि रोमन का। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 343। अगला प्रश्न आपका साथियों आपके सामने है, कौन सा उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक नहीं है? अंजो दीदी, कैद, जय पराजय और कोणार्क। देखिए यहां बात का उपेंद्र नाथ का नाटक नहीं है, तो देखिए यहां है कोणार्क। उपेंद्र नाथ का नाटक नहीं है बल्कि जगदीश चंद्र माथुर का पहली नाटक कृति है। माथुर जी के प्रमुख नाटकों में भोर का तारा, ओ मेरे सपने, सारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको कमेंट करके बताना है पहला राजा किसके ऊपर आधारित नाटक है। पहला राजा किसके ऊपर आधारित नाटक है? तो इस पे भी आपको दिया जाएगा एक रसगुल्ला। तो जल्दी से बताइए पहला राजा किसके ऊपर आधारित है? पहला राजा किसके ऊपर आधारित है? तो फिर से अरुणदीप ने भाई आप केवल रसगुल्ला ही खाते हो क्या यार? चलो 4 रसगुल्ला हो गया। तो ये नेहरू के ऊपर आधारित है, बहुत अच्छा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पहला राजा जो किसके ऊपर आधारित है? तो ये नेहरू के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? ये नए प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां शिवराम पांडे का संस्मरण है, जबकि झलक शिवनारायण टंडन का और बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा का संस्मरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां शिवराम पांडे का संस्मरण है। अगला प्रश्न है, जानवर और जानवर किसकी कहानी संकलन है? तो जानवर और जानवर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, मोहन राकेश का है। इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, टूटन और अपने पार। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मोहन राकेश। 59 नंबर का प्रश्न है साथियों, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो कन्नौजी की बात करें तो ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ठीक है, ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो यहां पर एक ट्रिक है, कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, कैसे? पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए, तो ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो यहां कन्नौजी की बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी में आती है ब्रज, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी राजस्थानी में। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, मारवाड़ी मेवा आती, जयपुर मालवी, पहाड़ी के अंदर कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली आती है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न लेते हैं, सावित्री किस नाटक की नायिका है? तो चलिए बताइए सावित्री किस नाटक की? मोहन राकेश के आधे अधूरे की नायिका है। और आप सबको बताना है कि आधे अधूरे में जो सावित्री है और इसका नायक कौन है, ये भैया चलिए बताइए फटाफट। नायक अगर जो बता देगा, यहां पर भी एक रसगुल्ला मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से रसगुल्ले वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। नेक्स्ट रसगुल्ला कौन जीत रहा है देखते हैं। तो देखते हैं, अरे भाई आप पहले तो सवाल का जवाब लिख देते हैं तो बेमानी है यार, इस पे रसगुल्ला नहीं दिया जाएगा। ये तो प्रश्न पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया है। बहरहाल इसमें सीधा थोड़ा सा आपका बढ़ा दिया जाएगा, रसगुल्ला नहीं डिलीवर किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नायक जो है, बहुत पूछा जाता है तो नायक नायिका दोनों याद रखिएगा। और आधे अधूरे नाटक की नायिका, अधूरे नाटक हिंदी में अलग ढंग का प्रयोग है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इसमें इसे नाटक का मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो पुरुष में महेंद्र नाथ सिंघानिया, जनमोहन, अशोक, मनोज, सावित्री, बिन्नी और किन्नी इत्यादि पात्रों की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये हम बात करते हैं किस तरफ है? तो भैया हम दिशा बताने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब साइकिल पे, गाड़ी पे आपके साथ बैठे रहें तो बताएंगे इधर चलिए और हाथ बाएं तरफ घुमाएंगे, या हाथ बाएं तरफ दिखाएंगे और कहेंगे कि दाहिने तरफ चलिए। तो कुल मिलाकर ये दिशावाचक हैं, दिशा दिखाते हैं। कालवाचक अव्यय जैसे कहें आजकल, पीछे, अब, तब, जब, कभी, कभी, कब, तो इस तरह से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिशावाचक। शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्धिकरण, विषन्न, सुसुप्ति और विभीषिका। चलिए फटाफट बताते हैं कि यहां पर कौन सा है।
तो सही देखते हैं, शुद्ध शब्द क्या है? सुषुप्ति है, सुषुप्ति है, शुद्ध शब्द है। और इसके अलावा शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। इसके अलावा बात करें विभीषिका होती है, बड़ी की मात्रा हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। 63 नंबर का प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो 1877 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ, 7 सितंबर को प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप जो है गद्य साहित्य ढर्रा पर निकलने के लिए निकाला गया था। इसके संपादक जो हैं वो कौन है? तो आपके हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला गया था। ठीक है, गद्य साहित्य को पुरस्कृत करने के लिए। मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो ये तो भैया मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सबको कमेंट करके जवाब देना होगा। न, ड़, इया और अंगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में आके देना होगा कि मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुरी किस भाषा की बोली है? तो ये तो बहुत आसान है, बिहारी की है। तो बिहारी में 3 बोलियां आ जाती हैं। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद हैं। भैया बहुत तगड़ा वाला प्रश्न आ गया है, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। तो बात करें अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्य बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। कुल मिलाकर 11 भेद होते हैं और सारी क्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खास करके DT+ में इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है? वाहवाही, निकट, कठोरता और अपनापन। आपको सही जवाब देना है कि इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा निकट जो है, निकट, पास, दूर, ये भाव का प्रयोग नहीं करते हैं। निकटता भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म के लिए है। संज्ञा के भेदों में जो बात करें तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक और भाववाचक और द्रव्यवाचक 5 प्रकार की संज्ञाएं हो जाती हैं। 68 नंबर का प्रश्न है कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? लहंदा, गुजराती, मराठी और असमिया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमिया किस प्रकार की है? तो मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का, पैसाची से लहंदा का, ब्राचन से सिंधी और पंजाबी का, खस अपभ्रंश से पहाड़ी का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सब इसका आंख मूंद के जवाब दे देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। 70 नंबर का प्रश्न है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? तो जब भैया जब अलग हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अपादाने पंचमी, जहां पर कोई वस्तु अलग हो जाती है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बाल। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें क्या है? अन्योक्ति है। अन्य धन उक्ति बराबर अन्योक्ति। ठीक है, जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। सामान्य भाषा में कहें कि दूसरे के कंधे पर हाथ रख के जब आप बंदूक चलाते हैं तो। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा अन्योक्ति। बिहार का पेपर बहुआ ऑफलाइन होता है। तत्सम शब्द छाटिए, क्या छाटना है? तत्सम शब्द छाटना है। अभिव्यक्ति, झंझट, ठिलिया, उलझन। यहां पर बात करेंगे तो अभिव्यक्ति क्या है? एक तत्सम शब्द है। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूं, उसमें कौन सा पद संख्या, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन तथा कर्मवाचक आदि पद बनने में है? चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो बात करेंगे पुस्तकें। पुस्तकें में क्या है? पुस्तकें, मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूं। तो पुस्तकें क्या है? जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्मकारक है। ये इसका पद परिचय है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? कर्मणि प्रयोग, कर्तव्य प्रयोग, सार्वनामिक और भावे प्रयोग। अगर हम वाच्य की बात करें तो वाच्य में सार्वनामिक नहीं होता है। कर्मण प्रयोग में कर्म की, कर्तार्य प्रयोग में कर्ता की, भावे प्रयोग में क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, भावे प्रयोग में क्रिया की प्रधानता, कर्तव्य में कर्ता की, कर्मण में कर्म की प्रधानता होती है।
अच्छा, आप यस्टेड की बात पूछ रहे हैं, ठीक है, मुझे लगा पितृण। पितृण किस प्रकार की संधि है? पितृण किस प्रकार की संधि है? तो यहां बात करें तो यहां एक शब्द आता है पितृ और धन ऋण, यहां री और यहां री, तो अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाती है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? स्वयं उर्दू की बात करें तो उर्दू भाषा का नहीं है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी स्वयं नहीं है। तो हिंदी किसका भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। वैसे उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? रिहाई, शिविर या खेमा या तंबू। ठीक है, उर्दू जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त। माने झटके से ऊपर जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? उच्छिप्त कहेंगे। ड और ढ। अगला प्रश्न है, हेतु हेतुम द भविष्य वाक्य है। हेतु हेतुम द, वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि एक भविष्य में घटना पहले वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। वह आए तो मैं जाऊं। बात का नाम धातु क्रिया क्या होगा? बात का नाम धातु क्या होगा? बात से बतियाना। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तुम लोगों को। क्या हो जाएगा? तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। गिरीन्द्र, महेंद्र, महेंद्र और पृथ्वीवीस। ठीक है, महेंद्र, तो महेंद्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र हो जाएगा। यहां पर अ है, यहां पर ई है, आधन ई बराबर ए हो जाएगा। आदि आदेंग गुणा से गुण स्वर संधि हो जाएगी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो बात करें तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? विसर्जन, दातव्य, रज्जु और प्यास। प्यास की बात करें तो यह तत्सम शब्द नहीं होगा। ठीक है, प्यास का तत्सम शब्द क्या होता है? पियासा होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अब ये आपका आ गया पैसेज। तो आज के लिए इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप बीपीएससी के कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और यूजीसी की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, वैसे रात को 8 बजे आप सबका ये लाइव प्रैक्टिस सेशन होता है। आज जो है हम लोगों ने संडे की वजह से थोड़ा पहले कर लिया। आज पुस्तक मेला जाना है, वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है दिल्ली में, आज उसका लास्ट डे है, तो शाम का समय वहीं व्यतीत होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।